हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है संस्था एवं समिति। संस्था को हम अंग्रेजी में इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और समिति को कमेटी कहते हैं। तो इस प्रकार हम आज संस्था यानी इंस्टीट्यूट के विषय में जानेंगे और समिति के विषय में भी जानेंगे। संस्था के कार्यों को समझेंगे और समिति के कार्यों को भी समझेंगे। फिर उसके बाद हम संस्था एवं समिति के अंतर को जानेंगे और संस्था किस प्रकार से विकसित होती है या निर्मित होती है। तो आज हम संस्था किस प्रकार से निर्मित होकर एक संस्था का रूप लेती है इसके विषय में भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम संस्था के विषय में जानते हैं कि संस्था अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो जो ये अवधारणा है संस्था, इसे अवधारणा के रूप में यानी संस्था शब्द को, ये जो संस्था शब्द है इंस्टीट्यूट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया गया था। यानी ये जो संस्था शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा जो उनकी पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल में किया गया था। आपके अनुसार संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि संस्था एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज के कार्यों को संचालित किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है, जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को निरंतरता मिलती है और सामाजिक व्यवस्था बनती है। उसके बाद समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में सन 1960 में इसका मतलब जनरीति या लोक रीति को संस्था के व्यापक अर्थ में प्रस्तुत किया है, जिसका संबंध समनर ने स्पष्ट करते हुए लिखा है। ये यहाँ पे मैं नहीं है, तो जिसके संबंध में समनर ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक संस्था में एक संकल्पना और एक संरचना का समावेश होता है। तो जो समनर की पुस्तक है फोकवेज सन 1960 में संस्था का मतलब समनर ने जनरीति या लोक रीति से लगाया है। समनर का कहना है कि जो संस्था है वो जनरीति के रूप में विकसित होकर संस्था बनती है। तो समनर कहते हैं कि जो संस्था है वो एक संकल्पना है और एक संरचना है। संरचना का समावेश होता है, यानी समाज में एक विचार आता है लोगों के मन में, और जो वो विचार लोगों के द्वारा ज़्यादा अपनाया जाता है, उसको मान्यता मिलती है, तो वो आदत बन जाती है। और आदत जब बन जाती है तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे इसी तरीके से अधिकतर लोगों द्वारा अपनाए जाने के कारण एक सामाजिक संरचना यानी संकल्पना और सामाजिक संरचना दोनों का समावेश हो जाता है। इसी से संस्था का निर्माण होता है। चलिए अब हम आगे जानते हैं कि समनर ने संस्था के विषय में बताया है कि संस्था किस प्रकार से उद्विकसित यानी विकसित होती है, जिस संस्था का उद्विकास किस प्रकार से होता है उसके विषय में जानते हैं। तो समनर के अनुसार संस्था के विकास की आरंभिक स्थिति किसी व्यक्ति के मन में एक विचार का आना है। जब इस विचार की पुनरावृत्ति होती है तो यह आदत बन जाती है, और इस आदत की जब सामूहिक पुनरावृत्ति होती है तो यह जनरीति के रूप में बदल जाती है तथा इसमें सामूहिक मान्यताएं एवं अनुभव जुड़ जाते हैं, तो यह प्रथा बन जाती है। और इसके बाद लोकाचारों के निश्चित नियमों एवं स्पष्ट कार्यप्रणालियों के माध्यम से ये इसको एक निश्चित स्वरूप एवं ढांचा प्रदान कर दिया जाता है, तो वह एक संस्था बन जाती है। तो समनर कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति के मन में क्या आता है, विचार आता है। विचार के बाद कुछ लोगों द्वारा उस विचार को अपनाया जाता है, यानी उस विचार की पुनरावृत्ति की जाती है। फिर ये पुनरावृत्ति
बहुत सारे लोगों द्वारा की जाती है तो ये आदत बन जाती है, यानी सामूहिक पुनरावृत्ति होती है। और फिर ये क्या होती है कि जनरीति के रूप में बदल जाती है, तथा इसमें सामूहिक मान्यताएं भी और अनुभव भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि सबसे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा ये इस विचार की पुनरावृत्ति होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हो जाती है और इसमें उन लोगों के भी अनुभव जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो जाती है, एक प्रथा बन जाती है। और प्रथा बन जाती है फिर उसके बाद ये लोकोचार के निश्चित, यानी कि जब ये एक लोकाचार का रूप ले लेती है, उन लोकाचारों में लोगों के बनाए हुए नियम और स्पष्ट कार्यप्रणालियों के माध्यम से इसको एक निश्चित स्वरूप यानी ढांचा मिल जाता है, तब उसे संस्था कहते हैं। तो इस प्रकार एक संस्था का उद्विकास होता है। इसको थोड़ा सा और हम संक्षेप में समझ लेते हैं कि व्यक्ति के मन में पहले क्या आता है, विचार आता है। विचार के बाद ये धीरे धीरे जब कई लोगों द्वारा उसको अपनाया जाता है, उसके विचारों को मान्यता दी जाती है, पुनरावृत्ति की जाती है तो आदत बन जाती है। और आदत से जब ये सामूहिक पुनरावृत्ति की जाती है तो जनरीति बन जाती है। फिर इसमें लोगों की मान्यताएं जुड़ जाती हैं, अनुभव जुड़ जाती हैं तो ये प्रथा बन जाती है। और फिर ये समाज में अधिकतर लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है, लोकाचार का रूप ले लेती है। और इन्हीं लोकाचारों को जब मान्यता प्राप्त हो जाती है तो वो एक संस्था का रूप ले लेती है। इस प्रकार संस्था का उद्विकास होता है, यानी इस प्रकार संस्था निर्मित होती है। अब हम जान लेते हैं कि संस्था की परिभाषाएं जो विभिन्न समाज शास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग प्रकार से बताई हैं। तो सबसे पहले है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्था कार्य प्रणाली के प्रतिष्ठित स्वरूपों अथवा स्थितियों को कहते हैं जो समूह की क्रियाओं की विशेषता को स्पष्ट करती हैं, अर्थात प्रत्येक से संबंधित नियम, विधि, विधानों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था संस्था है। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि जो समूह की क्रियाओं की विशेषता को स्पष्ट करती है, अर्थात प्रत्येक से संबंधित जो समाज में कार्य प्रणालियाँ हैं उन कार्य प्रणालियों के प्रतिष्ठित स्वरूपों अथवा स्थितियों को कहते हैं जिसमें समूह की क्रियाओं की विशेषता को स्पष्ट किया करती हैं, अर्थात प्रत्येक से संबंधित नियमों को, प्रत्येक के व्यक्तियों के विचारों को, अनुभव को मान्यता मिल जाती है और इन्हीं विधि विधानों के द्वारा कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होती है तो उसे संस्था कहते हैं। फिर आगे है गिलिन एवं गिलिन के अनुसार। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमानों जिससे क्रियाएं, मनोवृत्तियां और सांस्कृतिक उपकरण आदि सम्मिलित होते हैं, इसका क्रियात्मक स्वरूप है जिसमें स्थायित्व होता है, अर्थात जिसका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। गिलिन एवं गिलिन कहते हैं कि एक सामाजिक संस्था में क्या क्या होता है, सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं, जिस इन सांस्कृतिक प्रतिमानों के अंतर्गत क्या होता है, क्रियाएं आती हैं, लोगों की मनोवृत्तियां यानी विचार होते हैं और उनके सांस्कृतिक उपकरण यानी जिसके माध्यम से वो किसी संस्कृति को अपनाते हैं आदि सम्मिलित होते हैं। किसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, सांस्कृतिक प्रतिमानों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। और इन्हीं के क्रियात्मक स्वरूप को यानी इसी को जिस तरीके से संचालन में लाया जाता है और उसमें क्या होता है, स्थायित्व होता है, जिसका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है। यानी कि इन सांस्कृतिक प्रतिमानों के द्वारा उनके क्रियात्मक स्वरूप को जिसमें स्थायित्व होता है उसमें उन्हीं के द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से जब संस्था किसी विचार को या प्रतिमान को मान्यता प्राप्त हो जाती है, इससे संस्था का निर्माण होता है। अब हम जान लेते हैं कि संस्था के प्रकार एवं महत्व, कि संस्था के कार्य क्या है और इसका महत्व इतना क्यों है। तो चलिए जानते हैं। प्रत्येक संस्था द्वारा किए जाने वाले प्रकार्य को गोल्डनर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न सोशलाइजी में 2 भागों में बांटा है।
प्रत्येक संस्था के कार्यों को गोल्डनर के द्वारा अपनी पुस्तक मॉडर्न सोशलॉजी में 2 भागों में बांटा गया है। एक उन्होंने बताया है व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान से संबंधित कार्य, यानी व्यक्ति की स्वयं की समस्याएं होती है, उनके समाधान के लिए जो संस्थाएं बनती हैं, और दूसरे होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित समस्याओं के समाधान और उसके प्रति प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार के प्रकार गोल्डनर ने बताए हैं, एक व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर और एक सामाजिक समस्याओं को लेकर। गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशलॉजी में संस्था के प्रकारों के महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। संस्थाओं के द्वारा क्या होता है? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह व्यक्ति के कार्यों को सरल बना देती हैं। संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं, क्योंकि जो संस्कृतियाँ लोगों के मन में विचार आता है और उनको जब वो आदत के बाद वो प्रथा और जनरीति का रूप लेते हैं, तो यही क्रियाएं क्या होती हैं? निरंतर बढ़ती रहती हैं और यही संस्कृति का रूप लेती हैं, और इन्हीं को गत्यात्मक रूप मिलता है समाज में। तो ये क्या होती हैं? संस्कृति का वाहक होती है। फिर उसके बाद है संस्था व्यवहारों एवं सांस्कृतिक अनुरूपता को उत्पन्न करती है। यानी संस्थाएं क्या हैं? सांस्कृतिक अनुरूपता को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि संस्कृति के माध्यम से लोगों में समीपता आती है, संगठन बनते हैं और लोगों में जो क्रियाएं होती हैं वो एक समान होने लगती हैं। इससे उनमें अनुरूपता उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद है संस्थाएं व्यक्ति की स्थिति एवं भूमिका का निर्धारण भी करती हैं, क्योंकि संस्थाएं व्यक्तियों की स्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करती हैं। संस्थाओं के द्वारा, जैसे संस्था का एक बहुत अच्छा उदाहरण है बाजार। तो बाजार में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे 2 समूह होते हैं, एक क्रेता का और एक विक्रेता का। तो क्रेता क्या होता है? इनकी अपनी अलग स्थितियाँ होती हैं और इनकी अलग भूमिकाएं होती हैं, क्योंकि इन दोनों की ही भागीदारी बाजार से जुड़ी हुई होती है। और जो ये बाजार होता है, ये संस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। परिवार को भी संस्था कहा जाता है, परिवार भी संस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो संस्थाएं जो होती हैं वो सामाजिक नियंत्रण का साधन होती है। जैसे परिवार है, परिवार व्यक्ति की सबसे अच्छा सामाजिक नियंत्रण का एक साधन होता है। संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती हैं। तो अभी हमने जाना संस्थाओं के प्रकारों के विषय में, कि जो संस्थाओं के प्रकार हैं उनके विषय में हमने जाना। अब हम जान लेते हैं संस्था के दुष्प्रकार के विषय में, क्योंकि जो संस्थाएं होती हैं, जब उनके इतने सारे अच्छे कार्य हो सकते हैं जिसमें समाज का हित और समाज के संगठन, समाज की मानवीयता से जुड़े हुए प्रकार होते हैं, तो उन संस्थाओं के कुछ दुष्प्रकार भी होते हैं। तो उनके विषय में जान लेते हैं। जब संस्थाएं रूढ़ हो जाती हैं तो ये कुप्रथाओं में बदल जाती हैं, जैसे दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा। तो दहेज प्रथा एक समाज के लिए बहुत ही बड़ी कुप्रथा है, जिसमें किसी व्यक्ति ने पहले समय में अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अपनी बेटी के लिए जो दामाद पसंद किया, या अपनी दूसरे परिवार को, जिस घर उसकी बेटी जा रही है कि हमारी बेटी खुशी से रहे, उस खुशी में वो कुछ अपने आप को बेटी को खुश रखने के लिए कुछ धन भेंट करता है व्यक्ति, या अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए ऐसा करता है। फिर ये आदत लोगों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अपनाई जाती है, और फिर ये समाज में इस कदर फैल गई है कि अब तो दहेज के बगैर शादियाँ संभव नहीं हो रही हैं। 90% शादियाँ दहेज के साथ हो रही हैं, 10% ही शादियाँ ऐसी हो रही हैं जो
बगैर दहेज के हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा है दहेज प्रथा, जो एक कुप्रथा के रूप में समाज में बनी हुई है। तो इसको भी कहते हैं कि जब इसमें कुप्रथाएं होती हैं, ये कुप्रथाएं समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं और इनसे बहुत ही समाज को नुकसान होता है। तो ये दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, ये संस्थाएं, ये आदत बनती है। आदत के बाद फिर इन आदतों को बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा जब अपनाया जाता है और उनमें रूढ़ियाँ जड़ जाती हैं तो ये कुप्रथा का रूप लेती हैं। तो इसी तरीके से ये दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा कुप्रथाएं हैं। चलिए अब हम आगे जानते हैं संस्थाओं के प्रकार के विषय में। तो संस्थाओं के प्रकार में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, हर तरह की समस्या हर प्रकार की संस्थाएं होती हैं। तो जिसमें हम जान लेते हैं कि जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं जैसे विवाह है, परिवार है, उत्तराधिकार, यौन संबंध, वंशावली, ये सब सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक संस्थाएं जो होती हैं उनमें सामूहिक सौदेबाजी है, नौकरी की सुरक्षा, मजदूरी, संविदा विनिमय प्रणाली, श्रम विभाजन आदि आती हैं। और उसके बाद है राजनीतिक संस्थाएं हैं। राजनीतिक संस्थाएं में राजनीतिक मंच, दलों की प्राथमिकता, कार्यालय, चुनाव चिन्ह, राज्य की वैधानिक शक्ति, संविधान, पंचायती राज आदि राजनीतिक संस्थाएं हैं। और उसके बाद है धार्मिक संस्थाएं जैसे संप्रदाय, धर्म, उपासना, तरीके, ये सब व्यक्ति अपने स्वयं के द्वारा बनाई हुई निर्मित संस्थाएं होती हैं। जिसमें शैक्षणिक संस्थाएं हैं जैसे व्याख्यान, परीक्षा प्रणाली, विश्वविद्यालय आदि। फिर है मनोरंजनात्मक संस्थाएं जैसे क्लब, कसिनो, जिम, खेल। फिर आगे समनर दो प्रकार की संस्थाएं बताते हैं। समनर दो प्रकार की संस्थाओं के बारे में बताते हैं कि समाज में दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं। एक होती हैं स्वतः विकसित संस्थाएं जैसे परिवार होते हैं और विवाह होते हैं, विवाह और परिवार होते हैं। और दूसरा है मानव द्वारा विकसित संस्थाएं होती हैं जैसे धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक, ये सब संस्थाएं मानव द्वारा निर्मित होती हैं। फिर क्योंकि मानव को इन संस्थाओं की आवश्यकता होती है इसलिए ये मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं। फिर जानते हैं संस्थाकरण कि संस्थाकरण क्या है। संस्था बनने की प्रक्रिया को पार्सन्स ने संस्थाकरण कहा है। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि पहले क्या होता है कि पहले एक विचार आता है, फिर आदत बनती है, फिर जनरीति बनती है, फिर प्रथा बनती है, फिर लोकाचार हो जाता है और फिर उसके बाद वो संस्था बनती है। तो इस प्रकार जो संस्था बनने की प्रक्रिया हुई, तो ये प्रक्रिया बनी, आदत बनी, विचार आया, फिर आदत बनी, फिर जनरीति बनी, फिर प्रथा बनी, फिर लोकाचार और फिर संस्था। तो यही प्रक्रिया क्या है? संस्थाकरण है। यही प्रक्रिया क्या है? संस्थाकरण। तो संस्था बनने की प्रक्रिया को पार्सन्स ने संस्थाकरण कहा है। फिर उसके बाद है द्वितीयक संस्थाएं। ये जो अभी तक हमने जाना और समझा ये सब संस्थाएं हैं, लेकिन ये कुछ द्वितीयक संस्थाएं भी होती हैं जो जब व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यक संस्थानों के कार्य जब दूसरे संस्थान करने लगे, यानी जो प्राथमिक संस्थान होते हैं उनमें उनके द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसीलिए कुछ संस्थाएं स्वतः विकसित होती हैं और कुछ लोगों के द्वारा यानी समाज के द्वारा उन संस्थाओं को निर्मित किया जाता है। लेकिन उन संस्थाओं के अलावा भी द्वितीयक संस्थाएं होती हैं और ये द्वितीयक संस्थाएं होती हैं जैसे पालनागृह। पालनागृह यानी जो अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय होते हैं। तो ये अनाथालय किस लिए खुलते हैं? अनाथालय इसलिए खोले जाते हैं कि जब बच्चा अनाथ होता है, उसके माँ बाप नहीं होते, उसका समाज में कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है, ऐसी स्थिति में
ऐसी संस्थाओं का निर्मित किया जाता है जहाँ बच्चों का पालन पोषण हो सके, उनकी शिक्षा दीक्षा हो सके। तो ये सामाजिक संस्थाएं होती हैं और इसीलिए इन्हें द्वितीयक संस्थाएं कहा जाता है। तो ऐसी ही संस्थाएं होती हैं बालनगृह यानी अनाथालय, जैसे वृद्धाश्रम, वृद्धों की देखरेख यहाँ वृद्धाश्रम खोले जाते हैं। तो ये द्वितीयक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं और इन्हें पार्सन्स ने सुरक्षा कवच या सेफ्टी वॉल भी कहा है। चलिए आगे जानते हैं संपूर्ण संस्थाएं कि संपूर्ण संस्थाएं क्या होती हैं। संपूर्ण संस्थाओं की अवधारणा को गोफमैन के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि जीवन की सभी आवश्यकताओं का एक स्थान पर पूर्ण हो जाना संपूर्ण संस्थान है। गोफमैन कहते हैं कि ऐसा संस्थान जहाँ व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं पूर्ण हो जाती, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, और ऐसे संस्थान को गोफमैन ने संपूर्ण संस्थान कहा है। जैसे जेल है, अब जेल में विचलन के द्वारा व्यक्ति सज़ा काटने के लिए जाता है, यानी उसको अपराध के लिए सज़ा मिली हुई होती है, और जेल में जो कैदी होते हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उनके खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, मनोरंजन की, उनके हर सुख सुविधा का ध्यान जेल में रखा जाता है। तो ये क्या है कि संपूर्ण संस्थान हुआ। जैसे छात्रावास है, छात्रावास में भी सभी आवश्यकताओं की पूर्तियों पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे ही पागल खाना है, जब जो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को पागल खानों में रखा जाता है, जहां इनकी संपूर्ण इलाज किया जाता है और उनकी संपूर्ण देखभाल की जाती है। इसीलिए ऐसे संस्थाओं को संपूर्ण संस्थान कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने ये जाना कि संस्था क्या है, संस्था किस प्रकार से विकसित होती है या निर्मित होती है, और संस्था का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो परिवार और बाजार है। तो और हमने ये भी जाना कि संस्था के दुष्परिणाम भी होते हैं कुछ, और द्वितीयक संस्था के विषय में भी जाना और संपूर्ण संस्था के विषय में भी जाना। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।